नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेस्टर के लिए मॉक टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चन है 100। ठीक है, वैसे तो क्लास में सब कुछ पढ़ाया हुआ है जो इस मॉक टेस्ट में है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्लास में दे देंगे। इस समय केवल नॉर्मल आंसर्स ही करेंगे हम लोग। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? परासरण की परिभाषा है। देखिए, हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे आंसर्स का, हम सीधा आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि परासरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। पहला वाला क्या है? एक अर्धपारगम्य कला से होकर विलेय नहीं जाता है, केवल और केवल क्या? विलायक जाता है। कला के बगैर नहीं। यहाँ क्या है? कम से अधिक की ओर, तो ये भी नहीं। तो हमें क्या करना है? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। चलिए अगला। अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका सिकुड़ जाती है। यानी जब किशमिश को हम नमक के पानी में डालते हैं तो सिकुड़ क्यों जाती है? तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि उसके अंदर का पानी बाहर निकल जाता है, तो यानी कि जल का वह परासरण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। यदि कोशिका का आकार न्यूनीकृत होता है तब वह किस विलयन में रखी जाती है? जैसे अभी पहला वाला क्वेश्चन था उसी की तरह ये क्या था? हाइपरटोनिक। इसका आंसर क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक वाले सॉल्यूशन में डाल दिया। अगला है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वो रखी जाती है किसमें? आयतन में बढ़ती है, यानी कि उसके अंदर पानी चला गया। ठीक है, तो अंदर पानी जाने को क्या बोलते हैं? अल्पसारी विलयन में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी है इसका आंसर। चलिए अगला। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज क्यों फूलते हैं? बीज, लकड़ी, कुछ भी वो फूलता है अंतःशोषण के कारण। ठीक है, पानी अवशोषण करने के कारण। चलिए नेक्स्ट। लकड़ी के दरवाजे वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं, क्यों? इसका आंसर भी क्या है? अंतःशोषण के कारण। ठीक है, बाकी आप चेक करते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। उर्वरकों का अधिकतर मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर ज़्यादा डाल दिया तो पौधा सड़ या गल जाता है। वो क्यों होता है? वो भी क्या है? बाह्य परासरण के कारण। उसके अंदर का पानी बाहर आ जाता है। इसका ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट। पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल कौन ले जाता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या बाह्य त्वचा? इसका आंसर है जाइलम। जाइलम क्या करता है? पानी को ऊपर ले जाता है। चलिए नेक्स्ट। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। जो जमीन में पानी होता है वो कौन सा होता है? वो कशेरुकु यानी कि केशिका जल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला। पौधे की वृद्धि में से निम्न में से कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधे के लिए क्या होता है? माइक्रो और मैक्रो दो प्रकार के तत्व चाहिए होते हैं। वो कुल मिला के कितने होते हैं? 16। ठीक है, इसका आंसर है सी, 16। अगला बढ़ते हैं। धान, अच्छा धन हो गया। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किसके कारण होता है? जो धान का खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है जस्ता, जिंक की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट। फूल गोभी का विटेल रोग, ठीक है, जिसे व्हाइट टेल भी कहते हैं, किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये होता है हमारा किसके कारण? मॉलिब्डेनम, MO, मॉलिब्डेनम के कारण। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ? पौधे क्या करते हैं? अपने पत्तियों से पानी को बाहर निकालते हैं सूर्य की मौजूदगी में। ठीक है, वो कब ज़्यादा होगा? जब हवा में नमी कम होगी और तापमान ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। पत्तियां दो मुख्य कार्य कौन कौन से करती हैं? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला। पौधों में होने वाली क्रिया में से एक जो इसका तापमान कम कर सकती है उसे क्या कहते हैं? अपने तापमान को कम करने के लिए क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? ये तो सभी जानते हैं, किस कारण होता होगा? प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया के कारण। ठीक है, अगला। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज की जरूरत होती है? जल, पर्णहरित, धूप और उपयुक्त में से सभी। ये तो सभी जानते हैं कि ये सभी चाहिए इसके लिए, क्लोरोफिल, धूप और जल। अगला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, क्या निकलता है बाहर? CO2 लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो यानी क्या बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सही है।
प्रकाश संश्लेषण में क्या ऑक्सीजन का उपयोग होता है? नहीं, ये गलत है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। O2 बाहर निकलती है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन असत्य है? इसका ध्यान रखिएगा, कहीं पर असत्य या सत्य पूछा जाता है, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। O2 क्या है? बाहर निकलती है, ना कि अंदर जाती है। अगला, क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिन होता है? क्लोरोफिल में होता क्या है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और इंसान में क्या होता है? लोहा, ये याद रखिएगा, आयरन। वो ह्यूमन में होता है, इसमें क्लोरोफिल की बात हो रही है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप किस उसमें चलता है? प्रकाश की उपस्थिति में चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सुबह और शाम को कहा जाता है सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों? सुबह और शाम को क्या होती है? लाल लाइट होती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नीले व लाल क्षेत्र में। अगला, कहीं इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हरे वाले में। हरा नहीं, हरे को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, यानी कि हरे का अवशोषण नहीं करता, इसी कारण तो इसीलिए तो हरे रंग का दिखाई देता है वो। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन क्या है? प्रकाश संश्लेषण करता क्यों है पौधा? वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए करता है। उसका खाना होता है ग्लूकोज स्टार्च। ठीक है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये बनाने के लिए क्या करता है वो? प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑक्सीजन मत कर देना इसका अंतिम उत्पादन। उसकी जो रिएक्शन है, जो हम लिखते हैं उसकी रिएक्शन, उसमें लास्ट में ऑक्सीजन लिखा रहता है, तो ऐसा मत सोचना कि ऑक्सीजन होगा। प्रकाश संश्लेषण कर क्यों रहा है पौधा? वो किसके लिए कर रहा है? अपना भोजन के लिए। भोजन क्या है उसका? कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित किया जाता है? प्रकाश की किस फॉर्म के कारण होता है? प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा के कारण ये होता है। ठीक है, प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? पर्णहरित क्या काम करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? इसका काम है प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, पर्णहरित जो क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में पौधों कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं, यानी कि कौन सी गैस को लेते हैं? तो कौन सी गैस को लेते हैं? CO2। ये तो सभी को पता है, क्या CO2 को लेता है और O2 को छोड़ता है। इस चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ये तो आपको ही पता है, प्रकाश कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम? ये भी क्या है? ऑक्सीजन। ये एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, निकलने वाली गैस, ले जाने वाली गैस। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन। इनका ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है कि जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, वायुमंडल से, पर्णहरित से, या फिर जल से? इसका आंसर है जल। हमेशा जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? H2O, जो ये वाला O है, इससे ऑक्सीजन आती है। अगला, गर्मियों में जब ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो ऊँट उस समय भी उतनी गर्मी महसूस नहीं करता है। क्यों? रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, अपने शरीर का ताप 42 डिग्री तक बढ़ाकर, अपने शरीर में पानी का संचय करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है कि वो क्या करता है? अपने शरीर का तापमान बढ़ा देता है। ठीक है, पानी का संचय तो करता है वो। ठीक है, अगर किसी लंबी दूरी पर जाना है तो बहुत सारा पानी अपने पेट में संभाल के चलता है, लेकिन वो अपने शरीर का ताप क्या करता है? वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है, जिस कारण उसको गर्मी कम लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक? ठीक है, अगर बर्फ़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो क्या होगा? उसका गलनांक। आप बर्फ़ को दबाओगे तो क्या हो जाएगा? उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। जो गैस तापमापी है वो द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, पसार गुणांक, यहाँ विशिष्ट ऊष्मा नहीं आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होगा? पसार गुणांक अधिक होता है, पहला ऑप्शन। अगला, ताप युग्ममापी थर्मल कपल किस सिद्धांत पर काम करता है? ये किस पे काम करता है? तो सीधे है ये सीबेक के प्रभाव के आधार पे काम करता है। चलिए अगला, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? जब तापमान ज़्यादा हाई हो जाता है तो पूर्ण विकिरण उतापमापी से किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विकिरण उतापमापी। पूर्ण विकिरण उतापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है?
ये आपको पता होगा। ये दिया किसने था? स्टीफन ने दिया था। ठीक है, स्टीफन के लॉ पे काम करता है। चलिए अगला, दूर की वस्तु जैसे सूर्य का ताप नापना हो तो देखो सूर्य की ताप नापने अभी जो कहा था हमने, कौन सा था वो? पूर्ण विकिरण उतापमापी। दूर की वस्तुओं को इसी से नापा जाता है, अगर दूर है उसका तापमान कितना है यही बताएगा। अगला प्रश्न, थर्मोकपल ये किससे बना होता है? सुना होगा आपने, ताप युग्मक। ये बना होता है हमारा दो असदृश धातुओं से। चलिए अगला, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य आपने सुना भी होगा। परम शून्य बोलते हैं हम किसको? -273 डिग्री सेंटीग्रेड को। -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो चाहे 0 केल्विन बोलो, ये ध्यान रखिए, केल्विन में भी पूछा जाता है। अगला, मान में मानव शरीर का ताप कितना होगा केल्विन के मान में? तो केल्विन के मान में कितना होगा? मानव शरीर का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन के लिए क्या करते हैं हम? इसको 273 जोड़ दो, 273 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 310। इसका आंसर क्या है? 310 केल्विन। ठीक है, केल्विन के उसमें कहा जा रहा है। चलिए अगला, कितने तापमान होने पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पे दोनों बराबर दिखाते हैं। अगला है, न्यूनतम ताप कौन सा संभव है? परम शून्य को हम न्यूनतम ताप कहते हैं और परम शून्य कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 है तो सेल्सियस पैमाने पे उसका ताप कितना होगा? सेल्सियस पे कितना हो जाएगा उसका? आप बता सकते हो। सेल्सियस पे उसका हो जाएगा 100। ठीक है, सेल्सियस पे कितना हो जाएगा उसका? 100। इसका ऑप्शन कौन सा है? सी। ये आपने छोटे में भी किया होगा। ठीक है, इसका सूत्र था डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड धन 32। याद होगा आपको, इस सूत्र में रखना और आंसर निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने पे अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कितने डिग्री के बराबर होगा? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है तो 32 डिग्री के बराबर होगा। अभी जो सूत्र रखा था उसी में मान रखिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला, अगर मानव शरीर का ताप 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा? बता सकते हैं, अभी बताया था मैंने। 96 तो फ़ारेनहाइट में है, अगर आपको सामान्य याद है तब भी आप इस प्रश्न को कर लोगे। कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? उबलते हुए पानी का ताप कितना होता है? हमको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, पर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। चलिए अगला, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न को जरा समझना। ठीक है, दिल्ली में अगर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? जल का तापमान आपको पता है हमेशा 100 डिग्री से नीचे ही रहता है। ठीक है, आप जो पानी पीते हो अगर आप उबालोगे तो बात अलग है। सामान्य जो जल का ताप होगा कितना होगा? 30 डिग्री से नीचे ही रहेगा। तो इसमें पूछा गया है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक दिया हुआ है लेकिन मसूरी में जल का तापमान पूछा हुआ है, तो तापमान कितना हो जाएगा इसका? 100 डिग्री से कम। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, 100 डिग्री से कम होगा। चलिए अगला, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में उसका हो जाएगा कितना? आप हल करोगे तो निकल जाएगा, इसका 140 आएगा आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है? केवल 9/5 गुणा गए 60 धन 32, तो ये कितना आ जाएगा? 12×60, 12 में 108 और 32 140। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, देखिए अब इसमें पूछा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, फ़ारेनहाइट में भी दिया है। ठीक है, इनमें से क्या कोई ऑप्शन सही है? पहले आप ही देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में भी और फ़ारेनहाइट में भी है। शरीर का सामान्य तापक्रम देखिए 98 डिग्री सेंटीग्रेड कहा है, गलत है। ठीक है, और ये बाकी फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं, नहीं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में 98 दशमलव में भी हो सकता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इस समय कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? चालन, विकिरण, समूहन, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या है? सभी तरीके से जाती है। चालन यानी कि जब हम धातु को गर्म करते हैं, समूहन जब पानी या फिर द्रव में, गैसों में होता है। ठीक है, विकिरण केवल हवा में होता है। सूर्य की किरण हम तक आ रही है, वो विकिरण है। अगला, ऊष्मा के संचरण में किस विधि में पदार्थ का अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता? इसका आंसर है चालन।
चालन में नहीं जाता। अगर मैं गर्मी है तो गर्मी केवल एक पार्टिकल से या फिर एक अणु से दूसरे अणु तक जाती है, लेकिन वो अणु अपने आप नहीं मूव करता। अगला प्रश्न है, गैस तथा द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? गैस और द्रव में किसके द्वारा होता है? सम्मोहन। गैस और द्रव में सम्मोहन के माध्यम से होता है। चालन ये उसमें है, धातु में है। विकिरण ये सूर्य से निकलती है जब, ठीक है, ये गैसों में कह सकते हो, लेकिन केवल द्रव में नहीं होती। अगर दोनों में कहा जाए, दोनों में क्या है? सम्मोहन। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, ये भी किसके माध्यम से होता है? सम्मोहन के कारण होता है, ठीक है। चालन मत समझिएगा, सम्मोहन के कारण होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊष्मा पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? जो सूर्य से हम तक ऊष्मा आती है वो किस माध्यम से आती है? वो आती है विकिरण के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? माध्यम किस में नहीं आवश्यक? विकिरण में। माध्यम आवश्यक नहीं है विकिरण में। चालन में माध्यम चाहिए, ठीक है, सम्मोहन में भी माध्यम चाहिए, विकिरण में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न, ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, तो आप सभी जानते हैं माध्यम के कण किस में नहीं गति करेंगे? चालन में नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इसका आंसर क्या आएगा? धातु। और धातु क्या है इसमें? पारा, ठीक है। सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा। चलिए अगला, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है के अपेक्षा। अब आपको पता है चांदी क्या है? ज़्यादा ऊष्मा वाला है, बजाय कि तांबा, तांबा पिघल जाता है, तो क्या होगा? अधिक होगी। किसकी? चांदी की अधिक होगी बजाय कि तांबे के, ठीक है। आंसर क्या है? अधिक होगी। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर क्या मापता है? बोलोमीटर मापता है ऊष्मीय विकिरण, विकिरण को मापता है, ठीक है। चलिए अगला, लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो ज़्यादा लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं लोहा क्या है? चालक, ठीक है। लकड़ी क्या है? कुचालक। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी। की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी के गुटके की तुलना में लोहा क्या है? ऊष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन मूल तत्व है? मूल तत्व यानी कि जो किसी और चीज़ से मिलके नहीं बना होगा। रेत भी मिलके बनी है, संगमरमर पत्थर वो भी मिलके बना है, शक्कर चीनी भी मिलके बनी है, केवल हीरा। इसका आंसर क्या है? हीरा, जो क्या है? यौगिक है, किसका? कार्बन का। चलिए अगला, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? इनमें से कौन, देखिए सभी कार्बन के हैं, लेकिन शुद्ध रूप कौन सा इनमें से कार्बन का? वो है हीरा है इसका शुद्ध रूप, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा सख्त है? इसका आंसर भी हीरा। देखिए हीरे की बहुत सी खासियत है। हीरा सबसे ज़्यादा चमकदार है, सख्त है, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं जिसे आप लोग, ठीक है, वो भी करता है। चलिए अगला, हीरे के संबंध में कौन कैरेट क्या है? कैरेट किसे नापता है? हमेशा कैरेट किस चीज़ को नापता है? शुद्धता को माप करता है। अगला, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा ब्लैक लेड वो क्या होता है? वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट, अच्छा 2 बार लिख दिया ग्रेफाइट, सॉरी, पर ग्रेफाइट होगा, ठीक है। दोनों आंसर सही हो, ग्रेफाइट होगा। काला शीशा क्या है? ग्रेफाइट। पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वो ऊष्मा का सुचालक होता है और किसका? विद्युत का भी सुचालक होता है। देखते हैं कौन सा ऊष्मा विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। बिल्कुल इसका आंसर भी क्या आएगा? ग्रेफाइट, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है। अगला, शुष्क सेल, आपने सेल देखा होगा, सेल के अंदर एक रॉड होती है काली काली, वो किस चीज़ की बनी होती है? वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारी मशीनों में ल्यूब्रिकेंट के रूप में किस चीज़ को यूज़ किया जाता है? ल्यूब्रिकेंट के लिए भी यहाँ पे ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें मंदक के रूप में किसकी रॉड ढाली जाती है? मंदक के रूप में ढाली जाती है इसमें ग्रेफाइट की, और रोकने के लिए निकल और कैडमियम की ढाली जाती हैं। और जो भारी जल होता है वो क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लगातार ये 5-6 प्रश्न थे, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग। अच्छा, रेडियो कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा, ये आयु निकालता है, लेकिन किस चीज़ की आयु निकालता है? ये निकालता है जीवाश्म की आयु निकालता है, ठीक है। जीवाश्म क्या हुए? जमीन के अंदर दबे हुए जो भी मृत जानवर हैं या फिर जीवों के अंश बचे हुए हैं, उनसे पता करता है कि कितना साल पुराना है,
तो रेडियो कार्बन डेटिंग किस काम आता है? जीवाश्म के आयु निकालने के। लाल तप्त कार्बन पर जब जल वाष्प ढालते हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? उसे बोलते हैं जल गैस। ठीक है, कार्बन पर जब पानी पड़ता है तो क्या होता है? वो जल गैस बनाता है। अगला प्रश्न, जलती हुई सीख नाइट्रोजन से भरे हुए जार में ले जाने पे क्या होगा? नाइट्रोजन क्या करता है? बुझा देता है उसे। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है? बुझा देता है। ध्यान रखिएगा, कई लोग जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है? पॉपिंग साउंड करता है, आवाज निकालता है, तो ये क्या करता है? बुझा देता है। चलिए अगला, कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु का मुख्य घटक संघटक है, मतलब जो वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? मुख्य तो क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ये आप सभी जानते हैं क्या है? कितना सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? मैग्नीशियम का तार किसके वायुमंडल में रखा जाता है? वो है नाइट्रोजन के वायुमंडल में रखा जाता है। देखिए, बल्ब में क्या क्या भर सकते हैं? ऑर्गन और नाइट्रोजन, दो ही गैस मुख्यतः भरी जाती हैं, लेकिन इस समय इसने मैग्नीशियम का कहा है तो नाइट्रोजन, और जब हम टंगस्टन का कहते हैं उस समय ऑर्गन। चलिए अगला, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस विद्युत बल्ब में कौन सी है? देखिए, इसमें ऑर्गन नहीं है, तो ऑर्गन नहीं है तो क्या आ जाएगी? नाइट्रोजन। ठीक है, ऑर्गन होती तो वो भी आती, लेकिन इसमें क्या है? नाइट्रोजन। चलिए अगला, नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, जो नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं वो क्या है? रदरफोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रायोजेनिक द्रव किसे कहते हैं? ये आपने सुना भी होगा, क्रायोजेनिक द्रव किसे कहते हैं हम? लिक्विड नाइट्रोजन को कहते हैं हम क्रायोजेनिक द्रव। चलिए अगला, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा चाहिए? उन्हें क्या चाहिए? नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में चाहिए बढ़ते हुए पौधों को, इसीलिए हम खाद डालते हैं, खाद में सबसे ज़्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर भी क्या है? नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक, निम्न में से नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है? यह है NCl3। ठीक है, NCl3 ये क्या है? नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे ज्यादा होती है? हम घरों में क्या डालते हैं? खाद। खाद के नाम पे क्या लाते हैं हम? यूरिया। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हरित ग्रंथियां संबंधित हैं, जो हरित ग्रंथियां है वो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन। चलिए अगला प्रश्न, कील किसमें पाई जाती है? कील क्या होती है? जो छाती पे जो हड्डी होती है, जो ह्यूमन का क्या है? ह्यूमन में जो इंसान है, इंसान में तो स्टर्नम होती है, जिससे हमारी क्या रिब केज निकली हुई है, लेकिन जो मुर्गा हुआ, शुतुरमुर्ग, बतख हुआ, इनमें क्या है? कील नाम होता है उसका। तो कील किस में नहीं पाया जाता है? तो कील जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। चलिए अगले, डायनासोरस क्या थे? डायनासोरस वैसे तो क्या थे? एक सरीसृप थे। ठीक है, जो अब लुप्त हो चुके हैं, सरीसृप जो लुप्त हो चुके हैं। अगला, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है जो रक्त को जमने नहीं देता है? वो क्या है? हिपैरिन। बाकी सबके सब क्या है? जमाने में मदद करते हैं। हिपैरिन क्या है? जो रक्त को जमने नहीं देता, थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, ये आपने नाम सुना होगा, आधा पक्षी था और आधा चिड़िया थी, आधा पक्षी था और आधा रेप्टाइल यानी कि सरीसृप था। तो ये क्या है? किसके बीच की कड़ी है? सरीसृप तथा पक्षी के। वैसे ही पौधों और जानवरों के बीच की कड़ी क्या है? युगलीना। एक जानवर है, आपने सुना होगा, युगलीना। ठीक है, वो खुद का खाना खुद भी बनाता है और दूसरों को, दूसरी छोटी कीटों को भी खाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्युओं का पता लगाया जाता है? अगर कोई डूब के मरा है तो कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है डाई एटम से। ठीक है, डाई एटम क्या है? बहुत छोटे छोटे क्या है? जीव हैं जो समुद्री या फिर पानी में पाए जाते हैं। चलिए अगला, मैमथ, आपने सुना होगा, अगर आपने एनिमेटेड पिक्चर थी आइस एज वो देखी होगी, तो उसमें क्या है? मैमथ है। मैमथ क्या है? हाथी का पूर्वज है। इसके शरीर, पूरे शरीर में बाल थे और लंबी लंबी क्या है? दो टस्क सी निकली हुई थी। ठीक है, चलिए अगला, फेरामोन्स। फेरामोन्स क्या होते हैं? फेरामोन्स होती है गंध, शरीर की गंध, उन्हें फेरामोन्स कहते हैं। और ये सब ज़्यादा कौन यूज़ करते हैं? कीट। ठीक है, जैसे चींटियाँ हैं, चींटियाँ एक के पीछे एक जाती रहती है, किसके कारण? फेरामोन्स के कारण। चलिए अगला, भारत में सबसे बड़ी पाई जाने वाली मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। सबसे बड़ी क्या है? व्हेल शार्क। चलिए अगला, निम्नलिखित पिरामिडों में से आधुनिक मानव का सबसे निकटतम आप भी जानते हो क्या है? गोरिल्ला, सबसे नज़दीक का है। अगला,
निम्न में से कौन कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। मच्छर। तो इसमें सबसे जो कीट नहीं है वो क्या है? मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का क्या है? भालू, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी क्या हुआ? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, जो हम घरों में यूज करते हैं गैस सिलेंडर, ठीक है, जो इंडेन नाम से आता है घरों में, वो क्या है? ब्यूटेन। अगला, खाना बनाने में किए जाने वाली गैस कौन सी है? आप ब्यूटेन पे जाओगे, लेकिन ब्यूटेन इस समय तो है ही नहीं, तो इस समय क्या है? मीथेन। अभी मीथेन क्यों कहा? आपने गोबर गैस प्लांट देखा होगा गाँवों में, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। उसका भी उपयोग क्या करता है? खाना बनाने में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से भी मीथेन निकलती है। चलिए अगला, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। खदान यानी कि जो खानें होती हैं, चाहे कोयले की हों, चाहे लोहे की, चाहे किसी की भी, उसमें ज़्यादा अधिकतर जो विस्फोट होते हैं वो क्यों होते हैं? वो होते हैं क्योंकि जब हवा और मीथेन एक साथ मिल जाती है, हवा और मीथेन क्या करती हैं? आपस में अभिक्रिया करती है, तो क्या करते हैं? विस्फोट करती हैं। चलिए अगला, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, ये ध्यान रखिएगा, जो घरों में आती है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी सिलेंडरों में क्या ऐसा भरा जाता है कि जब वो रिसाव हो तो पता चल जाता है कि रिसाव हो रहा है? तो क्या भरा जाता है उसमें? मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन, इसकी जो स्मेल आती है गैस की वो इसी की है, मिथाइल मरकैप्टन की, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रतिशत फेरोन। फेरोन क्या हुआ? आपने देखा होगा CF2Cl2, ये सूत्र है उसका, CF2Cl2। तो इसमें मिला लीजिए जो इसमें मैच करेगा, डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। CF2Cl2 क्या है? फेरोन का सूत्र है। अगला प्रश्न है, इंडियन गैस, अभी नाम का था, इंडियन गैस किस किस का मिश्रण है? जो घरों में आती है आपकी गैस वो कौन सी है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 98वां प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की जब क्या करेंगे, ये बात कर रहे हैं CO, ठीक है, CO+H2, ये आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं? वाटर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस जब ये है तो क्या बनता है? मीथेन। जब ये अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? मीथेन, ध्यान रखिएगा। इथिलीन अणु की आकृति होती है, जो इथिलीन है उसका सूत्र क्या होता है? HCH, इन बोल रहा है, ठीक है, CH और H, 2H, ठीक है। अणु की आकृति होती है, कैसी होगी? समतलीय। कैसी होगी? समतलीय, देख लिए, एक ही तल पे बने हुए हैं सबके सब, समतलीय होगी। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाती है? जो इथिलीन है वो सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? ये बनाती है मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस? मस्टर्ड गैस, ध्यान रखिएगा। तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और किसी प्रश्न के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।